हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एसएस निबंध सिविल सर्विसेज का एग्जाम, चाहे पीसीएस लेवल पर हो या यूपीएससी लेवल पर, दोनों जगह जो एसए सेक्शन है, ये जो एसए सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में ये आपको 3 घंटे में कितने नंबर दिलाता है? 250 पूर्णांक है इसका। और 3 घंटे में यूपीपीसीएस में 3 घंटे में ये 200 नंबर दिला सकता है। फायदा पता है क्या है इसमें? कि इसमें केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है 3 घंटे में। मतलब 1.5 आवर में आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बड़ी अच्छी तरीके से फ्रेम करके, बहुत अच्छी तरह सजा देकर आप एक अच्छा ऐसे निबंध लिख सकते हैं। बस जरूरत है आपको किस बात की कि उस ऐसे को आपने कितनी अच्छी तरीके से एड्रेस किया है, उसकी थीम को कितने कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिटिकल अप्रोच में आपने उस ऐसे को एड्रेस किया है, उस थीम को। तो 1.5 घंटा मिलता है आपको एक ऐसे को एक आंसर लिखने के लिए। जबकि जीएस की जब बात करते हैं अपन, तो 3 घंटे में 20 आंसर लिखने होते हैं। तो बहुत ज्यादा सोचने का वक्त, फ्रेमवर्क डेवलप करने का वक्त जीएसएस में नहीं मिलता। लेकिन ऐसे के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे में आप अगर थोड़ा सा ब्रेन को स्टॉर्म करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, तो अच्छे नंबर ला सकते हो। 2018 में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था। उस समय मेरे 138 मार्क्स थे और ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है ऐसे के पेपर में। तो अब हमें ये समझना है आज के इस लेक्चर में कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी जरूरतें हैं और कैसे उस तक पहुंचा जाए। तो कौन से कंपोनेंट्स हैं और कैसे उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करें, यही आज के लेक्चर का मकसद है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। 2023 का एक पेपर उठाते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया है। अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक ऐसे की थीम को सोचा जाए और उस पर वेरियस डायमेंशंस को कैसे उसकी एक्सप्लोर किया जाए और कैसे एक अच्छे नंबर वाला एक ऐसे लिखा जाए। तो 2023 का यूपीएससी का ये पेपर है आपके सामने और आज हम इसके कुछ ऐसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आज के लेक्चर में हम कितने ऐसे कवर कर पाते हैं, 1, 2, 3, 4 या 8। चलिए शुरू करते हैं। खंड ए। आपको ये तो पता ही होगा कि 1200 वर्ड्स लिखना होता है। 1200 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना होता है। 1.5 घंटे का टाइम लगभग होता है उसमें, क्योंकि 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं, एक खंड ए से और एक सेक्शन बी से। तो सेक्शन ए से कोई एक और सेक्शन बी से भी एक, तो कोई एक अपन चुनकर इनमें से लिख सकते हैं। अब इन एसेज में कौन सा ऐसे मुझे लिखना है, इसका चुनाव ही आपके ऐसे में कितने नंबर आएंगे इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपको इनमें से कौन सा ऐसे चुनना है, ये कैसे डिसाइड करें? सबसे पहला क्वेश्चन यही है। आपके सामने 4 थीम्स है। अब इन थीम्स में से आपके अनुसार आप किस थीम पर अच्छा सोच पाओगे, ये आपको खुद सिलेक्शन करना है इन टॉपिक्स में से। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना है और अपनी मेंटेलिटी, अपनी समझ, अपनी एक समझ होती है। हर इंडिविजुअल दुनिया को एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से सोचता है, देखता है। जो मटेरियलिस्टिक मैन होता है, जो साइंटिफिक अप्रोच का मटेरियलिस्टिक मैन है, वो रियलिस्टिक वर्ल्ड को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। जबकि दूसरा आदमी जिसने फिलोसफी, साइकोलॉजी जैसी सब्जेक्ट्स पर कमांड हासिल की हो, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा सोच सकता है। तो अपन को ऐसी थीम चुननी है जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस से मैच करती है। हर इंडिविजुअल का एक थिंकिंग प्रोसेस होता है और उस इंडिविजुअल को तो एटलीस्ट पता होता है कि वो ज्यादातर किस तरह की चीजों में सोच सकता है या किस तरह की चीजों को एक्सप्लोर ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से
आपको थीम का सिलेक्शन करना होता है कि मैं किस थीम पर अच्छा सोच पाऊंगा। एक एग्जाम्पल से के तौर पर समझते हैं। और इसमें पहला थीम है थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज ए अपोजिट टीम। अब यहां थिंकिंग है, कंपेयर उससे किसका है, गेम का है, कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, मतलब थिंकिंग का कंपैरिजन उसने किससे किया है, गेम से। और गेम में क्या होती है, दो पार्टी, वर्सेस में होता है गेम हमेशा, ए वर्सेस बी, ऐसा ही होता है ना, टीम ए टीम बी, क्रिकेट में हो या कहीं भी कबड्डी का मैच हो तो दो टीम होंगी, बास्केटबॉल में भी दो टीम होंगी, तो कोई भी गेम होता है उसमें दो टीम एटलीस्ट होती हैं। तो ऐसे ही ये कंपेयर करवाना चाहता है, ये इस बात को है, जो थीम है वो इस बात पर फोकस करना चाहती है कि जो थिंकिंग है वो एक गेम की तरह है, जिसके लिए एक पार्टी तो आप उसने ऑब्वियस मान लिए हो कि आप तो एक पार्टी हो ही, यू, लेकिन ये गेम तभी शुरू होगा थिंकिंग का, कब, जब आपके अपोनेंट में भी कोई होगा, अपोजिट में भी कोई होगा, गेम की तरह। तो ये इस बात को एस्टेब्लिश करवाने की थीम। अब आप एनालिटिकल अप्रोच इसमें चाहिए, आपको कंपैरेटिव मोड में जाना पड़ेगा। आप देखिए क्या आप इन इतनी डायमेंशंस में चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर हाँ तो आप इस थीम को चुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ना मैं थिंकिंग को वेरियस गेम्स से नहीं जोड़ पाऊंगा, तो आपको इस थीम को पिक करने से बचना चाहिए। अगली थीम देखते हैं। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरवेंशन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। मतलब जो विजनरी डिसीजन मेकिंग है वो कब होगी, जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। विजनरी डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब किसका, कहां का, दो चीजें कौन सी मिल रही हो, इंट्यूशन भी हो और लॉजिक भी हो। जहां लॉजिक, केवल लॉजिक लगाया जाएगा वहां भी विजनरी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, और केवल इंट्यूशन लगाया जाएगा वहां भी विजनरी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये थीम ये इस्टेब्लिश करवाने की इच्छा जाहिर कर रही है कि आपको अगर किसी व्यक्ति को विजनरी डिसीजन लेना है तो दो चीजों की एसेंशियली जरूरत होगी, वो कौन सी है, इंट्यूशन और दूसरा आपका लॉजिक। तो अब आपको विजनरी डिसीजन मेकिंग सबसे पहले क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होती है, तीसरा एस्पेक्ट आएगा कैसे लिया जा सकता है, तो कब लिया जा सकता है, इन लॉजिक पे। फिर ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ विजनरी डिसीजन लेने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, फिर उसका बताना पड़ेगा क्यों ये दोनों जरूरी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों है, अकेला ये क्यों काफी नहीं है, अकेला ये क्यों काफी नहीं है, उनकी लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। फिर इस थीम को काउंटर कर पाओगे। अगर ये सब चीजें कर पाओगे तब आप इस थीम को चुनिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ये है तीसरी थीम, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट। मतलब सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। अब ये फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे लग रहा होगा कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। इसके क्या मतलब है, ये थीम ये कहना चाह रही है कि जितने भी लोग कुछ सर्च करने के लिए निकलते हैं अपने अपने घरों से, वो सब जरूरी नहीं है कि खत्म हो जाए। वंडर तो कर रहे हैं, निकल ले घर से, घूम रहे हैं, मंजिल अभी उन्हें नहीं मिली है। मंजिल मिल जाने और मंजिल से न मिल पाने वाले बीचों दो तरह के लोगों की बात कर रहा है। यहां से एक इंडिविजुअल निकला, इसकी मंजिल ये थी, एक दो तीन ऐसे हजारों लोग निकलते हैं। अब ये कह रहा है कि जो भी वंडर कर रहे हैं, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, सबकी मंजिल अलग अलग है, लेकिन इसका कहना है कि जो सब भटक रहे हैं, ये सब भटक रहे हैं इधर उधर अपनी मंजिल की तरफ में, सब गुम नहीं हो जाते। मतलब कुछ हैं जो अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंचते लेकिन फिर भी सफल माने जा सकते हैं, मतलब खत्म नहीं होते, उनका भी आइडेंटिफिकेशन दुनिया में होता है, उनको भी रिकॉग्निशन मिलता है, उनको भी सम्मान मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो हासिल नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। मतलब आप एक चीज की तलाश में निकले, एक लक्ष्य की गोल रास्ते की लक्ष्य के लिए निकले, उस लक्ष्य की तरफ जाने में आप भटक रहे हो, लेकिन वो लक्ष्य न मिला तो कोई बात नहीं, आप उससे बेहतर लक्ष्य दूसरा हासिल कर लिए।
तो ये उस बात को वेरियस डोमेन्स में एस्टेब्लिश करवाने की थीम की कोशिश है। फिर ये बताना पड़ेगा आपको इसी थीम में कि नहीं भाई, भटकने वाले ज्यादातर गुम हो ही जाते हैं, ये काउंटर आर्गुमेंट में आएगा। तो अगर आप सोच पाओ तो इस थीम को लो, वरना छोड़ दो। चौथा, इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी springs from effort to look for the magical in the mundane। मतलब जो रचनात्मकता की प्रेरणा है, लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया थीम है। क्या कह रहा है, रचनात्मकता अगर आपको लानी है, क्रिएटिविटी लानी है, तो क्या है, लौकिकता में चमत्कार ढूंढना होगा, तब आप क्रिएटिविटी लाओगे। लौकिकता मतलब ये लोग, दिस वर्ल्ड, एक दैट वर्ल्ड होता है, एक दिस वर्ल्ड होता है। तो दिस वर्ल्ड में, दिस वर्ल्डली अप्रोच में, फिजिकल वर्ल्ड में क्या करना पड़ेगा, आपको मैजिक ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप मैजिक ढूंढ पाओगे तो क्रिएटिविटी ला पाओगे। ये लगभग साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी तरह की हुई हैं, आपको जो रियलिटी लग रही है दुनिया में, वो सब किसी जमाने में किसी न किसी के लिए मैजिक रहा हो। जैसे आज हमारा और आपका इंटरेक्शन, यूट्यूब के थ्रू होना, स्टूडियो का होना, कैमरे पे रिकॉर्डिंग होना, इसका अपलोड होना, फिर आप तक पहुंचना, ये किसी जमाने में किसी न किसी के लिए तो मैजिक रहा हो। आज ये नॉर्मल है, लेकिन 100, 200, 50 साल पहले ये एक क्रिएटिविटी का हिस्सा रहा हो। समझ रहे हैं आप? तो किसी ने इस दुनिया में मैजिक ढूंढा होगा, मैजिक ढूंढने की कोशिश की होगी, तब जाके क्रिएटिविटी उत्पन्न हुई होगी। यही बात आपको एस्टेब्लिश करनी है इस थीम में, और फिर इसका काउंटर लिखना। समझ में आ रहा है कि आपकी अप्रोच, आपका माइंडसेट कैसा है, ये इस बात से डिसाइड होता है कि आप कौन सी थीम चुनोगे और आपकी कौन सी थीम चुननी चाहिए। तो आपको कौन सी थीम चुननी है आंसर लिखने के लिए, ये सबसे पहला और जरूरी काम होता है। जैसे ही आपने कोई थीम पिक कर ली, उसके बाद सेकंड फेज का काम शुरू होता है, उसकी फ्रेमवर्क। पहले तो आपने मान के चलते हैं, आपको लगा कि मैं इस वाले पहले वाले ऐसे को, हालांकि हम चारों ऐसेज की कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की, चारों को, लेकिन अगर इन केस नहीं हो पाए तो एक दो तो कर ही सकते हैं। पहला ऐसे है, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। यहां से शुरू करते, ठीक है। थीम क्या है? थीम है थिंकिंग इज अ गेम। और ये बिगिन कब होगा? बिगिन होगा कब? बिगिन होगा कब? जब अपोजिट पार्टी होगी। अपोजिट पार्टी होगी, ये इसका थीम है। अब इस थीम के हिसाब से आपको क्या क्या लिखना होगा, इसका करेंगे अपन क्या, फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको तीन चीजों को ध्यान रखना है कि आपके ऐसे में क्या होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर आपके ऐसे में एक बॉडी होनी चाहिए, फिर आपके ऐसे में एक कंक्लूजन होना चाहिए। हमने थीम चुन ली है, अब अपन को क्या करना है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। अब अच्छे इंट्रोडक्शन को कैसे शुरू कर सकते हैं, वो है थीम पर डिपेंड। ये थीम पर कैसे डिपेंड करता है कि इंट्रोडक्शन लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने का पहला तरीका है, कोई स्टोरी बना लो आप। स्टोरी दो तरह की हो सकती है, या तो रियल या इमेजिन्ड। ठीक है। अब जो स्टोरी आप पिक करेंगे, ये थीम की जो एसेंस है, जो थीम की एसेंस है,
उसको आउटलाइन करना होना चाहिए। तो थीम, ये इंट्रो की क्या विशेषता है कि इट मस्ट आउटलाइन द एसेंस ऑफ द थीम। मतलब आपने जो स्टोरी पिक करी या जो भी वे ऑफ इंट्रोडक्शन आपने लिया, वो इंट्रोडक्शन क्या करना चाहिए, थीम के एसेंस को आउटलाइन करना चाहिए उसको। कैसे करते हैं, एक स्टोरी तरीका हो सकता है, थीम क्या थी कि थिंकिंग इज अ गेम विच बिगिंस इन प्रेजेंस ऑफ एन अपोनेंट। अब एक स्टोरी ले लेते हैं जहां पर जो थिंकिंग है वो तब शुरू हुई हो जब कोई अपोनेंट उपलब्ध रहा। जैसे कौटिल्य की कहानी आपने सुनी है? कौटिल्य की कहानी सुनी होगी, सबने सुनी होगी आप लोगों ने। कौटिल्य के केस में एक दो दौर है। एक वो दौर है जहां महाजनपद जो मगध था, मगध महाजनपद से उसका वैर अभी नहीं हुआ है, वो वहां उसके अच्छे रिश्ते हैं। और एक उसके बाद का दौर है। तो जब मगध से उसकी लड़ाई हुई, उसकी रिबेल हुआ, उसने रिबेल किया, तब उसने थिंकिंग शुरू की किस बारे में, एक नया न्यू एम्पायर बनाने के बारे में। तो न्यू एम्पायर बनाने का जो आइडिया था कौटिल्य को, ये कब आया, जब उसके अपोनेंट में कौन था, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का राजा याद है, धनानंद। धनानंद, ये धनानंद जो राजा था, ये इसका अपोनेंट हो गया। अब यहां कौटिल्य वर्सेस धनानंद हो गया। इसकी थिंकिंग कहां जाएगी, न्यू एम्पायर के आइडिया की तरफ। फिर ये जनरेट करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो अपने एक स्टोरी बनाई, ये रियलिस्टिक स्टोरी है। ऐसे ही एक स्टोरी इमेजिन भी हो सकती है। अब इसमें स्टोरी में क्या लिखेंगे अपन कि कौटिल्य ने कैसे न्यू एम्पायर का आइडिया उसके अपोनेंट की वजह से जो जनरेट हुआ था। इस तरह का इंट्रोडक्शन स्टोरी बेस हो सकता है। दूसरा, कब किस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना है, ये थीम से डिसाइड होता है। आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले डिसाइड करके नहीं जा सकते कि मैं किसी भी थीम में किसी भी तरह का ऐसे लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। एक रिपोर्ट बेस्ड इंट्रो होता है। रिपोर्ट बेस्ड मतलब कोई ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई हो, करप्शन पे कोई रिपोर्ट आई हो, एनवायरमेंट पे कोई रिपोर्ट आई हो, या क्राइम्स पे कोई रिपोर्ट आई हो, इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है। तो इस ऐसे में अब हमने जो थीम पिक करी है पहली, उसमें रिपोर्ट बेस्ड इंट्रो बनाना बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि ये थीम वैसी नहीं है जो रियल वर्ल्ड से आप किसी डाटा उठा के उसको सबस्टेंशिएट करके उसके एसेंस को आउटलाइन कर पाओ। तो आप उसके एसेंस को आउटलाइन नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट से कर तो सकते हैं इंट्रोडक्शन, लेकिन कब करना है ये थीम डिसाइड करेगी, मैं और आप नहीं। तो इस केस में हम रिपोर्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी ऐसे में हम कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसे आ रहा होता वुमेन क्राइम पर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे अगर ऐसे आता तो अपन रिपोर्ट से बात कर सकते थे। एनवायरमेंटल इश्यूज पर आता तब हम रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते थे, स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अपना थीम जो है वो थिंकिंग प्रोसेस पर है, इसलिए अपन कोई ऐसी रिपोर्ट से इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते। तीसरा जो इंट्रोडक्शन का तरीका है वो होता है कुछ घटनाएं ले लें, जैसे इवेंट्स ले लेते। ये स्टोरी का ही दूसरा फॉर्म है।
कोई इवेंट से शुरू कर सकते हैं जो रिलेटेड हो, जिसमें स्टोरी ना बन पा रही हो लेकिन इवेंट हुआ हो। जैसे मान लो टेररिज्म पर कोई ऐसे पूछा गया है, तो उसमें अपन इवेंट से शुरू कर सकते हैं, जहां रिसेंटली या कोई भयावह इवेंट हुआ हो टेररिस्ट का, तो वैसे इवेंट से भी शुरू कर सकते हैं। ये कुछ सर्वमान्य यूनिवर्सल तरीके हैं किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखने के। तो अपन ने डिसाइड किया कि यहां ना इवेंट काम का है, न रिपोर्ट काम की है, अपने काम का है स्टोरी टेलिंग। तो एक स्टोरी के थ्रू अपन अपने थीम के एसेंस को आउटलाइन कर पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन पूरा होता है, उसके बाद अगला जो फेज है वो आता है बॉडी का। ऐसे कि बॉडी में क्या लिखें, इसका फ्रेमवर्क बनाना एक क्रूशियल पार्ट है, और ऐसे का 80% मार्क्स इसी बॉडी पर डिपेंड करता है। तो 20% कहां जाता है? 10% आपका इंट्रोडक्शन ले जाता है और 10% आपका ले जाता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हल्के में नहीं लेना है, 10-10% वेटेज रहता है। लोगों का डाउट रहता है हमेशा, सर कितना साइज रखना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन? इंट्रो और कंक्लूजन का साइज कितना रखना है? मान लो ऐसे का साइज अपना 1200 वर्ड है, 1200 वर्ड्स है, तो ऐसे का साइज 50 वर्ड ज्यादा से ज्यादा, और ऐसे ही कंक्लूजन 50 to 100। फिफ्टी टू 100 ये और 50 to 100 ये। कितना स्पेस लेना है सर? वर्ड्स तो बता दिया आपने, स्पेस कितना लेना है? वर्ड्स है ये। तो लोगों का बहुत अलग अलग तरह के कंफ्यूजन आते हैं एग्जाम की तैयारी में कि सर वर्ड नहीं पेज बताओ, पेज कितने लिखने हैं मुझे इंट्रोडक्शन के लिए? तो ये हाफ पेज से लेकर 1 पेज तक जा सकते हो। 1 पेज से बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले को बोर कर देगा। और भी कंफ्यूजन आता है लोगों को, सर पैराग्राफ कितने लिखने हैं? वो तो ठीक है, आप कितने पैराग्राफ में लिखना चाहिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जो बात इंट्रोडक्शन के लिए लागू है वही कंक्लूजन के लिए भी लागू। तो मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, कंक्लूजन नहीं बताऊंगा। वर्ड्स बताए मैंने 50 से 100 वर्ड्स, पेज बताए मैंने हाफ पेज से लेके 1 पेज तक, और पैराग्राफ बताए मैंने 3 से 4। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 पेज में 3 से 4 पैराग्राफ का मतलब है आप सर 4 से 5 लाइन की बात कर रहे हो 1 पैराग्राफ में। हाँ, आप सही समझ रहे हो। 1 पैराग्राफ का मतलब होगा, 1 पैराग्राफ का मतलब होगा हमेशा 4 से 5 लाइन। और ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के तक ही लिमिटेड नहीं है पैराग्राफ का साइज। पैराग्राफ का साइज थ्रू आउट द ऐसे इतना ही रहना चाहिए। 4 से 5 लाइन का पैराग्राफ अच्छा पैराग्राफ ना। इंट्रोडक्शन का साइज देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों का कॉमन था। वर्ड्स गिने, ये थे 50 से 100। पेज गिने, ये था 0.5 to 1। पैराग्राफ्स गिने तो ये थे 3 से 4, और पर पैराग्राफ लाइंस गिनी तो ये था
4 से 5। अब ये क्यों है? क्योंकि ये ही चीजें हैं जो छोटी छोटी बातें आपके ऐसे में प्रेजेंटेशन इफेक्ट लेके आती है। आपने अगर पैराग्राफ एक पेज का कर दिया है तो वो प्रेजेंटेशन इफेक्ट पुअर हो जाएगा, और ये समझ आप उस एवेल्युएटर को दे रहे हो, एग्जामिनर को जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, कि आपको अपनी बातों को छोटे छोटे पैराग्राफ में कहना नहीं आता है, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल पुअर है। तो पैराग्राफ का साइज भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप नहीं हो रहे होते एग्जामिनर के सामने, आपकी कॉपी हो रही होती है। आपकी कॉपी बोलती है कि आप में कितना स्किल किस सेगमेंट में है। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप एक बात बोलते हो फिर रुकते हो, फिर एक बात बोलते हो फिर रुकते हो, फिर एक बात बोलते हो फिर रुकते हो, तब आप अपनी बात को कंटिन्यूटी में कह पाते हो। अब मैं एक सांस में शुरू करता और सब कुछ बोलता रहता तो क्या आप समझ पाते? नहीं समझ पाते। इसलिए मैं हर बार हर चीज पर रुक रहा हूं। पहले मैंने बात करी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, फिर मैंने बात करी इंट्रोडक्शन के, फिर मैंने टाइप से बात करी, फिर मैं बात कर रहा हूं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साइज को लेकर। तो मैं हर सेगमेंट में अलग अलग डिस्कशन कर रहा हूं। ये बता रहा है कि मुझे हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ मेरे पास चीजें हैं जिन्हें मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। ऐसे ही आपका हर पैराग्राफ नई चीज जोड़े, और जो बहुत जरूरी बात है वो ये कि आपका पिछला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। ये एब्रप्ट ना हो, ये इंश्योर करना है थ्रू आउट द ऐसे फ्रॉम जीरो टू लास्ट। अपन इंट्रोडक्शन के साइज और कंक्लूजन साइज बात कर चुके हैं। अब चलते हैं बॉडी के फ्रेमवर्क पर। तो इस थीम की बॉडी में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखें और कैसे उसको सोचें कि इस ऐसे की डिमांड को मीट करने के लिए आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहली बात, हमने इंट्रोडक्शन लिखना सीख गए हैं, अब अपन सीख रहे हैं बॉडी। तो बॉडी में मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां भी थीम कुछ एस्टेब्लिश करवाना चाहती है, मतलब जैसे इसमें एस्टेब्लिश क्या करवाना चाह रही है कि जो थिंकिंग है वो क्या है, वो एक गेम के तरह का प्रोसेस है जिसमें आपके सामने एक इंडिविजुअल अपोनेंट भी होना चाहिए। तो मतलब ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है, मतलब कुछ स्थापित करना चाह रहा है, कुछ स्थापित करवाना चाह रहा है, एस्टेब्लिश करवाना चाह रहा है। तो जब भी कोई थीम कुछ एस्टेब्लिश करवाने की आपसे कोशिश करे, वो कुछ बताने की कोशिश करे कि ऐसा होता है, उस केस में आपकी बॉडी के 2 मेजर पार्ट होते हैं। इसे बोलते हैं, पहला पार्ट हो जाता है थीसिस। पहले पार्ट को बोलते हैं थीसिस और दूसरा पार्ट होता है एंटीथेसिस। 90% और मोर केसेस में एंटीथेसिस की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे आएंगे, कुछ थीम्स ऐसी आएंगी जिनमें काउंटर थीसिस की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पूछ लेता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को स्पष्ट करें। मतलब आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट थीम में इनबिल्ट होते हैं, इसलिए यूनिडायमेंशनल थीम्स जैसे ये यूनिवर्सल डायमेंशनल है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश करवा रहा है कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम इन विच इट बिगिंस विद द पर्टिकुलर अपोनेंट। ये कुछ बात है जो जिसे कह रहा है कि ऐसा होता है, तो ये यूनिडायमेंशनल हुई। लेकिन कुछ केसेस में थीम इतनी ब्रॉड होती है कि उसमें काउंटर आर्गुमेंट भी शामिल होता है, तो अलग से एंटीथेसिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इस केस में पड़ेगी। तो अब इनका रेशियो क्या रखना है सर, सवाल तो उठेगा। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉडी में एक पार्ट होगा थीसिस, दूसरा पार्ट होगा एंटीथेसिस। जो थीसिस वाला पार्ट है उसको वेटेज कितना देना और इस एंटीथेसिस वाले पार्ट को वेटेज कितना देना। तो जनरली इसका अगर मान लो अपने 200 वर्ड खत्म कर लिए हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, ठीक है, अब बचे मेरे पास 1000 वर्ड। 1000 वर्ड में मेरे पास इसके लिए मुझे कम से कम 800 वर्ड डिवोट करने चाहिए और इसके लिए मुझे 200 वर्ड डिवोट करने चाहिए। मतलब 80% हिस्सा मैं अपनी थीसिस को दूंगा और 20% हिस्सा मैं अपने वर्ड्स का डिवोट करूंगा किसको, एंटीथेसिस वाले पार्ट। अब चलते हैं कि ये थीसिस है
इसको लिखें कैसे? सर थीसिस का फ्रेमवर्क कैसे बनाए किसी भी ऐसे में? समझ पा रहे हैं? जितना आप ऐसे को सेगमेंटाइज कर लोगे आप उतना अच्छा ऐसे लिख ले जाओगे। बहुत सिंपल सा फंडा है, दिमाग नहीं लगाना है। आपको ऐसे को सेगमेंटाइज करना है और हर सेगमेंट को थीम से रिलेटेड रखना है। दो बातें कोर है। मैंने क्या बोला? सेगमेंटाइजेशन। और इन सेगमेंटाइजेशन का 1 2 3 4 5 6 मतलब कितने भी बना लो, हर क्या होना चाहिए? हर इंटरकनेक्टेड होना चाहिए आपस में। और ये सब इंटरकनेक्टेड होके बाद कनेक्टेड किससे होने चाहिए? थीम से। मतलब आपकी कोई भी बात आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो, ऐसा ना हो। और दूसरी बात, वो इंटरकनेक्शन आपस में हो, साथ में थीम से कनेक्टेड भी हो। यही होता है ऐसे का एसेंस। मतलब ऐसे की जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस आती है वो कहां से आती है? सेगमेंटाइजेशन से। और उसको बांधे रखना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इंटरकनेक्टेडनेस। और थीम की डिमांड से मीट करती रहे हर बार, वो करना पड़ेगा आपको जो इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स थे आपस में उनको थीम से कनेक्ट। चलो अब बॉडी का सेगमेंटाइजेशन करते हैं, यानी फ्रेमवर्क बनाते हैं। बॉडी में दो पार्ट बनाए थे हमने। बॉडी में दो पार्ट बनाए थे अपने, थीसिस और एक थी एंटीथेसिस। अपन अब शुरू करेंगे थीसिस वाला पार्ट। तो इस ऐसे की थीसिस में मुझे क्या लिखना है, एस्टेब्लिश क्या करना है? मेरे सामने वही हमेशा सवाल रहेगा कि थिंकिंग इज अ गेम। थिंकिंग इज अ गेम विच नीड्स एन अपोनेंट। अब देखना है, देखना क्या है कि थिंकिंग जो है ये पहले तो है ही क्या? सबसे पहला सवाल तो यह है, थिंकिंग क्या है? दूसरा सवाल, गेम क्या है? यही है ना। अब अपनी थीम में घुस गए अपन। इंट्रोडक्शन तो हमने लिख दिया था, कहानी लिख के कौटिल्य वाली। अब अपन बेसिक्स में जाएंगे। थीसिस लिख रहे हैं कि थिंकिंग क्या है, गेम का क्या मतलब है। जब इन दोनों चीजों को अपन डिफाइन कर देंगे उसके बाद आएंगे व्हाई थिंकिंग इज अ गेम। यहां शुरू होगी अपनी कहानी। हमने समझ लिया थिंकिंग ये है, हमने समझ लिया गेम ये है। अब हम समझा रहे हैं कि व्हाई थिंकिंग इज अ गेम। यहां हम बता देंगे, गेम की जब डेफिनेशन देंगे तो पार्टीज की बात कंपलसरी करेंगे। इसमें दो पार्टी होंगी, ए और बी। ऐसा कोई गेम दुनिया में नहीं होता जिसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज ना। एग्जाम्पल से यहां समझा देंगे। तो हम यहां ये एस्टेब्लिश कर चुके होंगे कि गेम में 2 पार्टीज होना जरूरी है। थिंकिंग में हम ये अपनी डेफिनेशन दे चुके हैं कि थिंकिंग का मतलब क्या है, कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। अब एस्टेब्लिश करना है कि व्हाई थिंकिंग इज अ गेम। कैसे करेंगे एस्टेब्लिश? हम यहां एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि गेम में 2 पार्टी चाहिए होती है। अब अपन थिंकिंग के प्रोसेस को गेम से लिंक करेंगे वेरियस डोमेन्स में। कैसे करेंगे? पॉलिटिकल डोमेन। पॉलिटिकल डोमेन में कहां पे थिंकिंग तब शुरू हुई जब अपोनेंट था, जैसे मैंने कौटिल्य के केस में स्टेब्लिश किया था। तो यहां वही दोबारा कहानी नहीं लिखनी, आप ये बात इंट्रोडक्शन से रेफरेंस दे सकते हो। एज वी हैव डिस्कस्ड इन इंट्रो, in the field of political domain, Kautilya started thinking about creating new empire just because of presence of Magadha, King Dhanananda। तो हमने पॉलिटिकल डोमेन की बात अपने, ये यहां रिपीटिशन से बचना है। जब एक बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो उसको रिपीट नहीं करना है। अगर दूसरी बात करोगे फिर पॉलिटिकल डोमेन की, तो वो एक तरह का रिपीटिशन ही है, बस दूसरे फॉर्म में। मतलब वो वैसा ही है कि आम नहीं खाना है दोबारा, अपन को दूसरा फल खाना है, फल खाना है। तो आम एक बार हम खा चुके हैं,
फिर हम बोले कि नहीं दूसरा आम खाते हैं, पिछली बार लगड़ा खाया था, अब अल्फांसो खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फल दूसरा खाना है तो फल खाइए, सेब खा लीजिए। ऐसे ही जब पॉलिटिकल डोमेन की बात अगर कर चुके अपन, तो यहां दोबारा पॉलिटिकल डोमेन का बात तो करेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल दोबारा यूज नहीं करेंगे, उसका रेफरेंस दे देंगे और ना दूसरा एग्जाम्पल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल हम यूज कर चुके। सोशल डोमेन, मार्क्स याद है जो कम्युनिज्म लेके आया, वो मार्क्स का कम्युनिज्म किसका अपोनेंट था? कैपिटलिज्म। जब कैपिटलिज्म था तभी तो मार्क्सिज्म आया था। सोशियोलॉजिकल थ्योरी जितनी भी है आपको कोई तो याद आ जाएगी सोसाइटी में। अगर बहुत ज्यादा सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपकी नहीं रही है और सोशल डोमेन में आपको लिखना है, तो अपने आसपास अपनी हिस्ट्री को याद करो। ये अल्टरनेटिव बता रहा हूं कैसे सोचा जाता है। सोशल डोमेन में मुझे तो पता था कि मार्क्स कैपिटलिज्म की जगह कैपिटलिज्म था इसलिए कम्युनिज्म पर सोच पाया, लेकिन अगर आपको मार्क्स की कम्युनिस्ट थ्योरी नहीं पता, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म नहीं पता, कम्युनिज्म का आइडिया कैसे जनरेट हुआ ये नहीं पता, कम्युनिज्म के बारे में नहीं पता, तो आपको दूसरी तरीके से सोचना है। सोशल डोमेन में राजा राम मोहन राय, तो आपने राजा राम मोहन रॉय का तो नाम सुना ही होगा। ये इन्होंने क्या किया था? सोशल रिफॉर्मर थे कि नहीं थे? तो सोशल रिफॉर्मर बने, ये सोशल रिफॉर्मर बने तो कैसे इन्होंने सोचना शुरू किया, कैसे थिंकिंग शुरू की इन्होंने? क्योंकि सोशल इल्स, सामाजिक बुराइयां उस दौर में प्रेजेंट रही होंगी, तभी तो किसी आदमी को सोशल रिफॉर्मर बनने की जरूरत पड़ेगी। कोई क्यों सोचेगा कि सती प्रथा को खत्म होना चाहिए जब तक कि सती प्रथा समाज में उपस्थित न हो। यानी किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट होना होगा ताकि कोई आदमी उस पर सोच सके कि इसे खत्म करना है, कंटिन्यू करना है या डिमिनिश करना। इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो सोशल सेक्टर में आपने अम्बेडकर का नाम बहुत सुना ही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम। इन्होंने दलित उत्थान की बात करी, तो दलित उत्थान की बात कर क्यों पाए, क्यों सोचा इन्होंने कि दलित उत्थान होना चाहिए? क्योंकि दलित के खिलाफ एट्रोसिटीज इन्होंने ऑब्जर्व की होंगी। मतलब पहले एक अपोनेंट उपस्थित था तभी अंबेडकर सोच पाए कि दलितों का उत्थान किया जाना जरूरी है। मतलब दलितों के उत्थान का आइडिया अंबेडकर को कब आएगा? जब दलितों के खिलाफ एट्रोसिटी के नाम रूप में उनका अपोनेंट उपस्थित होगा। तो गेम स्टेब्लिश कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं? पॉलिटिकल से डोमेन जैसे चेंज करता हूं, इंटरकनेक्शन बताना पड़ेगा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन। The same process exists in the social domain as well. For example, in case of Bhimrao Ambedkar, he started thinking of empowerment of Dalits because the Dalit atrocities were present in that particular society of that time. समझ में आया बात? अपन को थीम से ही लिंक नहीं रहना है, थीम में जो वेरियस पार्ट्स हैं उनको भी कनेक्ट करते हुए चलना है। मैंने बात करी पॉलिटिक्स, फिर मैंने बात करी सोशियोलॉजी सोसाइटी की, फिर मैं बात करूंगा रिलीजन की। पॉलिटिकल बात हुई, सोशल बात हुई, अब मैं बात करने जा रहा हूं रिलीजन की। रिलीजियस फील्ड में कब थिंकिंग शुरुआत हुई? जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है बुद्धा। बुद्धा ने नया धर्म, नया रिलीजन जनरेट क्रिएट करने की क्यों सोची? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिलीजन थे वो उस समय की प्रॉब्लम से निपटने में इनएडिक्वेट साबित हो रहे। तो जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उनकी इनएडिक्वेसी ने बुद्धा को मजबूर किया थिंक करने के लिए, क्या? एक नए रिलीजन के बारे में, न्यू वे ऑफ लाइफ brought by Buddha. Why? Because the presence of existing religion of that time which were inadequate, incapable of bringing the prosperity in the society.
ह्यूमैनिटी, ऑर्डर, कोऑपरेशन, वट एवर यू वांट टू से। ये जो एग्जिस्टिंग रिलीजन उस समय के थे वो उतने कैपेबल नहीं रहे जो समाज को बेहतर बना सके, इसलिए बुद्धा को इस अपोनेंट की प्रेजेंस में एक नया धर्म बनाने का आइडिया। फिर इसको लिंक करेंगे किससे? सोशलिस्ट, मतलब इसको इससे लिंक किया, इसको इससे लिंक करेंगे, फिर इसको, मतलब कनेक्टिव सेंटेंसेस यूज करते रहे। लाइकवाइज ये जैसे मैंने पहले बोला था कि नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल फील्ड बट वी कैन सी द सेम इन द सोशोलॉजिकल फील्ड। यहां यूज करेंगे लाइकवाइज इन द फील्ड ऑफ रिलीजन वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ बुद्धा। फिर वो अपनी कहानी बोलते हैं। हर पैराग्राफ की एसेंस आपने समझा। हर बार मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं क्या कि जो थिंकिंग है वो एक अपोनेंट की प्रेजेंस में ही शुरुआत हो रही है। हर बार थीम से मैं अपनी बात को लिंक कर रहा हूं, इसे बोलते हैं कोहेरेंस। आपके ऐसे में जितना ज्यादा कोहेरेंस होगा हर पैराग्राफ में, मतलब आप कोहेरेंट हो अपनी थीम से, अडेयर हो डिमांड, थीम की डिमांड से, तो इसे बोलते हैं कोहेरेंस। और कोहेरेंस जितना ज्यादा होता है आपका ऐसे उतना ही अच्छा होता है, उतना ही भटकने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, उतना ही अडेरेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब डिमांड जो थीम की है उससे आप कितना अडेयर कर रहे हो हर पैराग्राफ में, इसी बात को बोलते हैं कोहेरेंस। और कोहेरेंस जितना अच्छा होता है उतना ही मार्क्स ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। दूसरी बात जो मैं इंटरकनेक्ट कर रहा था बार बार, पॉलिटिक्स को सोशोलॉजी से, सोशल सेगमेंट से सोशल को रिलीजियस से, रिलीजियस को इकोनॉमिक से, अगला डोमेन में क्या लूंगा? इकोनॉमिक। तो ये जो मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूं बार बार कनेक्टिंग सेंटेंसेस के थ्रू, इसे बोलते हैं फ्लो। मतलब आपके ऐसे में कितना अच्छा फ्लो है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। और आपके ऐसे का जो फ्लो है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है आपके मार्क्स को। ठीक है, तो हर बार आपको कनेक्टिंग सेंटेंसेस के थ्रू क्या करना है? फ्लो। तो अंतर समझ में आया? कोहेरेंस का क्या मतलब है और फ्लो का क्या मतलब है और दोनों की अहमियत क्या है? चलो समझ पाया। अब अपना एस्पेक्ट है नया, इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो हमेशा किसी न किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी के अपोनेंट के तौर पर ही क्रिएट हुए होंगे। जैसे कैपिटलिज्म के आइडिया से पहले, कैपिटलिज्म जब शुरू हुआ उससे पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो था फ्यूडलिज्म। था कि नहीं था? था, हिस्टोरिकली था। तो फ्यूडलिज्म में ऐसी कुछ दिक्कतें रही होंगी जिसने सोसाइटी को कैपिटलिज्म पे मूव करने के लिए, फ्री मार्केट पर मूव करने के लिए विवश किया होगा, यानी कुछ थिंकर्स ने सोचा होगा। तो इनमें नाम आएगा आपका एडम स्मिथ। आप अपनी कन्विंस के हिसाब से कोई और एग्जाम्पल भी चूज कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैं इस तरह एडम स्मिथ का नाम नहीं सोच पाया तो मैं इस ऐसे को नहीं लिख सकता। आप डिफरेंटली फैक्ट्स यूज कर लेंगे। आप पूरे बुद्धा की जगह जैन यूज कर लेंगे, बासवन्ना यूज कर लेंगे, अंबेडकर यूज कर लेंगे, उन्होंने भी नवचक्रयान की शुरुआत करी थी, और कोई चारवाक यूज कर लेंगे, तब भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो कभी ये मायूसी नहीं अपने पास लेके आने देनी है कि भाई मैं वैसे एग्जाम्पल नहीं पिक कर पा रहा हूं जैसे राजकुमार यूज कर रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपके दिमाग में, आपकी नॉलेज डोमेन में जो एग्जाम्पल्स हैं आपको उन्हीं को बेस्ट तरीके से यूज करना है। इसी को बोलते हैं एक अच्छा योद्धा। अच्छा योद्धा वो नहीं होता जो इस कोशिश में लगा रहा है कि मेरे पास सब तरह के हथियार आ जाए। एक अच्छा योद्धा वो होता है जो उन हथियारों से लड़ जाए जो उसके पास उपलब्ध है। अपन को क्या बनना है? अच्छा योद्धा। अच्छा योद्धा क्या मतलब है? कि जो भी नॉलेज मेरे पास है उसको मैं थीम के हिसाब से मॉडिफाई करके अच्छी तरह से यूज कर लूंगा। तो ये हुई इकोनॉमिक में कर पाया बात।
कि कैपिटलिज्म की इनिशिएशन कब होगा, कैपिटलिज्म का आइडिया कब आएगा, जब फ्यूडलिज्म की दिक्कतें यानी फ्यूडलिज्म अपोनेंट के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहां आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैं कैपिटलिज्म की बात नहीं करता तो आप कर लो फ्री ट्रेड। आप ये भी तो बहुत सिंपल सा है। फ्री ट्रेड का आइडिया कब आया होगा, जब कंजर्वेटिव आइडिया मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा रहा होगा कहीं। तो प्रोटेक्शनिज्म बहुत ज्यादा रहा होगा, उससे दिक्कतें आई होंगी, तभी लोगों ने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया होगा। अगर आपको कोई थिंकर याद आ जाए इसमें तो बेहतर है, नहीं आता है तो आप जनरली बात भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं आ रहा, फ्लोटिंग रेट तो सुना होगा, मतलब करेंसीज का रेटिंग जो होता है एक फिक्स्ड होता है एक फ्लोटिंग होता है। तो फिक्स्ड की कुछ दिक्कतें आई होंगी सामने, तभी तो फ्लोटिंग रेट पर दुनिया मूव कर रही है। तो फिक्स्ड जो है वो अपोनेंट हो गया, और दुनिया के इकोनॉमिस्ट को सोचने का मौका इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में सोचने को मिला। अपन ने क्या बात कर ली, पॉलिटिकल बात कर ली, फिर सोशल बात कर ली, फिर रिलीजियस बात कर ली, फिर इकोनॉमिक बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी, साइंटिफिक। साइंटिफिक में आप 3 डोमेन में बांट सकते हो, बहुत सिंपल सा है। बायोलॉजी में बांट सकते हो, फिजिक्स में बांट सकते हो और केमिस्ट्री में बांट सकते हो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने पहली बात पर अडेयर करना चाह रहा हूं, सेगमेंट आइडियाज। जितना अच्छे आप एक बात को जितनी जगहों पे अप्लाई करके दिखा सकते हो, यही तो आपका कौशल है। योग्यता क्या है, स्किल क्या है, यही तो हमको स्टेब्लिश करना है कि अपन यहां भी बायोलॉजी में भी ये स्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि भाई जो थिंकिंग है वो गेम की तरह है। अब बायोलॉजी में आप डिफरेंट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि कब बायोलॉजी में कौन सी चीज शुरुआत हुई होगी। बायोलॉजी में जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसका आइडिया किसी ने तो दिया होगा। जब इवोल्यूशन का आइडिया किसी ने दिया होगा तो कुछ थ्योरी रही होगी जिसके अपोनेंट में ये इवोल्यूशन का आइडिया दिया होगा डार्विन ने। ऐसे ही फिजिक्स में भाई जहाज आया, एरोप्लेन आया, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो लैंड रूट है उसकी दिक्कतें नहीं होंगी ना, तभी तो किसी ने सोचा होगा कि क्यों ना हम उड़ के जाएं। तो इसके लिमिटेशन जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रहा होगा उसके अपोनेंट में ही तो एयरप्लेन की किसी ने कल्पना की होगी, आइडिया लिया होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में तो एटॉमिक थ्योरी पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि एटॉमिक थ्योरी का इवोल्यूशन डाल्टन के बाद रदरफोर्ड और कई लोग आए, जेम्स फोर्ड, तो उन्होंने जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो कैसे आए, हर नया साइंटिस्ट नया आइडिया लेके आया, किस बेस पे कि पिछले वाले आइडिया को कैंसिल करना था। तो ये कैसे आया, हर फील्ड में हमने एस्टेब्लिश किया कि थिंकिंग जो है वो एक गेम है जो अपोनेंट की उपस्थिति में ही शुरुआत हो सकता है, बिगिन कर सकते हैं। अपन ने एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ हर फील्ड में जो थिंकिंग है वो गेम की तरह है, जिसको शुरू करने के लिए क्या चाहिए, एक अपोनेंट चाहिए। ये अपना 80% हिस्सा अब हम लगभग अपना यूज कर चुके होंगे इतनी बातों को एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि हर एक में अपन को 1-2 पैराग्राफ लग जाएगा। और 1-2 पैराग्राफ लिखने का मतलब है यहाँ 2 पैराग्राफ, यहाँ 2 पैराग्राफ, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ तो 6 हो गए। मतलब अपना 80% हिस्सा हम इस सेगमेंट में यूज कर चुके होंगे। और डोमेन अगर आपको कुछ याद आते हैं तो वो भी ऐड करते जा सकते हैं। मैं बस आपको एक सैंपल दिखा रहा था कि इस तरह अपने ऐसो को लिखना होता है। 80% यूज हो गया, अब चलते हैं अपनी एंटीथेसिस पर। यहां आप विचारक बन गए। अभी तक आप जो थे वो आप नॉलेजेबल कैंडिडेट थे, मतलब आपको नॉलेज है, अभी आप थिंकर नहीं थे। इस सेक्शन में आपकी थिंकिंग पावर चेक होती है। ये सेक्शन आपकी उस कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कि आप कितना बियॉन्ड द लिमिट सोच सकते हो, कितना आप बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हो,
आप लकीर के फकीर हो या नई लकीर बना सकते हो। तो यही है वो सेक्शन जो सिद्ध करता है कि आप क्या हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आप किस हद तक सोच सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस, आपके नए आइडियाज, आपका मतलब जो भी है बियॉन्ड द लिमिट सोचने का जो कैपेबिलिटी आपकी है वो इसी सेगमेंट से रिफ्लेक्ट होती है। इसका मजबूत होने का मतलब है कि आप एक अच्छा इफेक्ट छोड़ने वाले हैं। तो आपकी एंटीथेसिस जितनी मजबूत होगी, इसमें लॉजिक का याद रखना है। लॉजिक मतलब रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी इसके लिए। मतलब आपने कोई बात काउंटर आर्गुमेंट में इसलिए नहीं कह देनी कि बस कह देनी है, उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। तो आपको एंटीथेसिस मतलब, थीसिस में हमने क्या किया था, थीसिस में ये किया था कि थीम वाले जिसने थीम दिया तू सही कह रहा है, तूने सही कहा है कि जो गेम थिंकिंग है वो गेम है, ये यहाँ है, ये इकोनॉमी में है, पॉलिटिक्स में है, सोसाइटी में है, रिलीजन में है, साइंस में है, बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, डॉक्टरी में है, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में है, नेचर में भी है। इतने सेगमेंट में हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि तू सही कह रहा है। लेकिन जब एंटीथेसिस पर बात आएगी तब हम बताएंगे कि भाई तू सही कह रहा है, वो एक हद है उसकी, एक हद के बाद तू सही नहीं कह रहा। मतलब तेरे में, तेरी जो आइडिया है उसमें कुछ लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस को आपको क्या करना है, उजागर करना है, एक्सप्लोर करना है, अनकवर करना है। यही है आपकी कैपेबिलिटी। तो इस थीम में आप क्या करेंगे, ये एस्टेब्लिश करेंगे कि थिंकिंग जो है एक प्रोसेस तो है, लेकिन हर बार ये गेम की तरह नहीं होती। हर बार गेम की तरह नहीं होगी, मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि मुझे थिंक करने के लिए मेरा अपोनेंट होना जरूरी है। किसी भी इंडिविजुअल को विरोधी होगा तभी सोचूंगा, ये मेरी थिंकिंग पावर को ही लिमिट कर देगा भाई। कबड्डी का गेम तब तक नहीं हो सकता जब तक दो टीम ना हो, लेकिन थिंकिंग ऐसी नहीं है। थिंकिंग के लिए आप कभी भी आइसोलेशन में भी सोच सकते हो, कोई अपोनेंट ना हो तब भी सोच सकते हो। कैसे, डिफरेंट फील्ड्स, फिर वही पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, बहुत बहुत छोटा छोटा। यहां बस आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि थिंकिंग इज नॉट अ गेम, एग्जैक्टली इट इज मोर देन गेम। It is a game up to some extent, but after that, it is not limited to the game. The thinking is not going to resemblance with the game. अब ये establish करना है। तो thinking isolation में हो सकती है क्या? हाँ, thinking जो है वो या isolation में हो सकती है। ग्रेविटी के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूटन को कभी भी किसी अपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सी दुनिया में डिस्कवरीज अकस्मात हुई है, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई अपोनेंट नहीं था। आर्कमिडीज ने जो बायोन्सी की खोज करी थी उसमें भी कोई अपोनेंट नहीं था। वो नहा रहा था, टब में पानी गया, तब मग्गा बाहर आ गया, वो घबरा गया, उसने डब खोज कर दी। किसी अपोनेंट की जरूरत नहीं, आइसोलेशन में हो गई, एट रैंडम हो गई। फेसबुक की खोज, कोई अपोनेंट नहीं था, किसी का मन किया बना दिया। स्पेस रिसर्च की शुरुआत किसी अपोनेंसी में नहीं हुई होगी, ऐसे ही किसी को लग गया, शुरुआत कर दी उसने खोज। हर फील्ड में ऐसा ही हुआ है, ऐसे पॉलिटिकल में, सोसाइटी में। आपको फिर से रिपीट नहीं करना उस सीक्वेंस को जहां हमने थीसिस में करा, बस अपन को एस्टेब्लिश करना था कि थिंकिंग कैन बी बियॉन्ड द गेम वेयर देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ अपोनेंट।
ऐसे हो गया अपना ये एंटीथीसिस। एक दो फील्ड में अपन एस्टेब्लिश कर देंगे इस बात को। अब हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी लिख दी, बॉडी में थीसिस, थीसिस की वेरियस डायमेंशन, उसका फिर एंटीथीसिस, एंटीथीसिस में एक दो डायमेंशन। अब बस एस्टेब्लिश करना होता है कि थीम की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको अनकवर करना था, यही पर्पज होता है एंटीथीसिस का। फिर लास्ट में लिखना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो बेस्ट तरीका है वो है समरी, कि इस ऐसे में हमने क्या क्या किया था। तो अपने ऐसे को समराइज करना होता है, और ये बैलेंस्ड अप्रोच रहनी चाहिए। मतलब आपके ऐसे की सारी कहानी छोटी छोटी बातों में, एक एक दो दो तीन चार, एक एक दो दो लाइंस में पूरी कहानी आ जानी चाहिए, और ये बैलेंस्ड रहे, प्रोग्रेसिव रहे, कॉम्प्रिहेंसिव रहे। ये इंश्योर करना होता है अपन। बैलेंस मतलब थीसिस एंटीथीसिस का दोनों का पार्ट होना चाहिए। प्रोग्रेसिव मतलब आप किसी नेगेटिव टोन को ना छोड़ के जाएं बाद में, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा ऐसे आपका उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इस तरह आपका जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाता है। अगली बार कभी मिलेंगे तो अपन सेकंड थीम पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।